Good afternoon, sir. Good afternoon, Bajaj. Good af- good Good afternoon, sir. afternoon. Good afternoon.
फ्यूचर डॉक्टर रूही वर्मा, फ्यूचर डॉक्टर रजित राज बिंद, अवंतिका, शिवांगी निगम, सबको गुड आफ्टरनून बच्चा, नमस्ते। Good afternoon, sir. टेस्ट दिया था तुम लोगों ने कल एफएलटी वाला? यस सर। कैसा लगा? अच्छा था? हाँ कठिन था ना थोड़ा सा? हाँ सर। थोड़ा सा लेंथी था ना? यस। हम्म। तो हम लोग वर्क कर चुके थे और पावर कर चुके थे, है ना? यस सर। अब बेटा देखो, रुकना नहीं है ना? सबके पास, तुम लोगों के पास शीट हम भी भेजते रहेंगे, और सबके पास तरह तरह के मटेरियल हैं, उनको लगाओ। Yes, ठीक sir. है? और पूछो, उसी से काम चलेगा। सर हाँ, मुझे वो फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में डाउट है, क्या मैं क्लास के एंड में पूछूं या अभी पूछ लूं? अभी पूछ लो, अभी कौन बच्चे आए हैं? अभी भी पूछ सकती हो, कल वाले पेपर का डिस्कशन है। यस सर। कल वाले पेपर का क्वेश्चन है, नहीं सर, शीट का है। पूछ लो, सबको रिवाइज हो जाएगा। इन लोगों से पूछते हैं, उसमें क्या है। क्वेश्चन बता दो। सर मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिया, आप देख लीजिए। नाइनटीन्थ वाला है, 19th नंबर है ना? सर क्वेश्चन नंबर 15। ये फ्रिक्शन का नहीं है बेटा। आपने जो शीट दी थी उसी का ये क्वेश्चन है। हाँ हाँ, उसकी सीट का है, लेकिन ये फ्रिक्शन का नहीं है। इसमें क्या है, ये ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग ये लगी हुई है, एक स्ट्रिंग ये लगी है, और आप इसको खींच रही हो एफ से। तो कहते हैं कि कौन टूटेगा पहले। तो इसका मास हमने एम मान लिया, ब्लॉक का। तो ब्लॉक के पास मास है, ब्लॉक हैज मास एंड सफिशिएंट इनर्शिया। इसके पास इनर्शिया भी है। तो इससे फायदा क्या मिलेगा? जब यहां से तुम एफ लगाओगी, तो इस वाली में तो टेंशन टी आएगा, लेकिन इसमें टेंशन कितना आ जाएगा? टी प्लस एम जी। प्लस 1 mg। यहाँ का टेंशन ज्यादा है ना? यस सर। तो अब इसमें बस यहाँ थ्योरेटिकल पॉइंट है कि जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये टेंशन यहाँ कैसे आता है। एमजी वाला, आपने फोर्स लगाया, ब्लॉक चलने की कोशिश करता है,
जब ये चलने की कोशिश करेगा तो उस एफर्ट में ये इस ऊपर वाली स्ट्रिंग को नीचे पुल करेगा, तब इसमें ये mg ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना, तब ये F ट्रांसमिट होता है। अगर आप फोर्स ना लगाओ तो टेंशन mg होगा। सर तो जब इसमें F से अगर आप फोर्स ना लगाओ, यहाँ पे फोर्स ना लगाओ, तब यहाँ पे टेंशन कितना होगा, खाली mg होगा, और इसमें टेंशन 0 हो जाएगा। जब आप फोर्स F लगाओगे, यहाँ तो बैलेंस था ना, इस पे नेट फोर्स 0 था, ब्लॉक पर अगर देखोगे तो ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा, तभी तो T बराबर mg आता है। ये बैलेंस था। जब आपने F फोर्स लगाया तो एक्स्ट्रा हुआ, तो उसके कारण ये नीचे जाने लगा। जब ये नीचे जाने लगा तो फिर स्प्रिंग ने इसको और बढ़ाया, टेंशन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ये टेंशन F प्लस mg हो गया। सर तो स्ट्रिंग टूटेगी कहाँ से? हाँ, वही तो पूछ रहे हैं, बता रहे सर हैं। अब अगर ये F तुम बढ़ाते जाओ, सपोज F बढ़ रहा है, तो ये वाला टेंशन मान लो ये TA है, ये TB है, तो TA भी बढ़ेगा, ये उतना ही होगा जितना तुम फोर्स लगाओगी, और TB F प्लस mg के बराबर होगा। तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है ये कुछ है, मान लो सपोज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ F0 है। रस्सी तब टूटती है जब टेंशन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बराबर होता है, तो TB पहले F0 पर पहुंचेगा, क्योंकि इसमें टेंशन ज्यादा है ना। तो स्ट्रिंग, ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है, अपर स्ट्रिंग विल ब्रेक। हाँ सर, मैंने भी यही दिया था, हाँ, लेकिन यही ऑप्शन किया में था ना, ठीक है। हाँ अब तुम कहानी समझो, आंसर मेरा ही वाला सही है, ये मैंने बताया, ऐसे ही लोग समझते हैं। और अगर धीरे धीरे F बढ़ाओगी तो ये F ऊपर ट्रांसफर होता जाएगा और यही वाली स्ट्रिंग जल्दी ब्रेक होगी। देखिए, ये खोल लीजिए। लेकिन अगर तुम इसको जर्क दे दो, झटका दे दो, है ना, यस सर। तो ये तो एकदम से ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये वाला फोर्स यहां से यहां तक होने में, ट्रांसफर होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। और इस टाइम की वजह से अगर तुमने ये फोर्स इतना ज्यादा दे दिया कि फोर्स इटसेल्फ F0 से ज्यादा है, और धीरे धीरे नहीं बढ़ा रही हो, तुमने सडनली जर्क दे दिया है, एकदम से लार्ज फोर्स दे दिया, तो ये वाला फोर्स ऊपर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग भी तो कुछ ना कुछ रोकने की कैपेसिटी होती है। ये वाला स्ट्रिंग क्या करता है, पहले खुद एडजस्ट होके इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, जब नहीं कर पाता है तो ऊपर ट्रांसफर करता है। तो अगर तुमने ज्यादा झटका दे दिया तो स्ट्रिंग यहीं से ब्रेक हो जाएगी। ये पूरा गेम जो है वो ग्रेजुअली स्लो और फास्ट वाला है। तो आंसर इसका ये है कि अगर तुम सडन जर्क दोगी तो नीचे वाली स्ट्रिंग ब्रेक होगी, अगर तुम फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाओगी तो ऊपर वाली स्ट्रिंग ब्रेक होगी। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। यस सर। अब आगे बढ़े। तो हम लोगों ने वर्क कर लिया था, पावर कर लिया था। अब इसके पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें जो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, एक मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। ये मेरे पास ब्लॉक M है और इस पर मैंने एक फोर्स F लगा रखा है, कांस्टेंट फोर्स है। तो ये चलने लगेगा। तो मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना है पावर और डिस्प्लेसमेंट के बीच में।
जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे चलेगा, फोर्स कांस्टेंट है, पावर नहीं कांस्टेंट होगी। तो फोर्स, पावर और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ खींचना। सर कांस्टेंट होगा पी के। नहीं, काल पावर कांस्टेंट नहीं होगी। मैंने उसी दिन बताया था कि अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू टी की पावर n है तो पावर प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 2n प्लस 2n 1। प्लस 1। तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है तो n की वैल्यू 0 है, तो पावर t के प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन हम t की प्रोपोर्शनलिटी नहीं पूछ रहे हैं, हम s के प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहे हैं। हाइपरबोला होगा सर। नहीं नहीं, गलत है, हाइपरबोला नहीं होगा। सर सर स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन, सर नहीं। स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं तो ये होगा, वाला होगा, ये ये टाइम के टी साथ के होगा। पावर, हाँ ये होगा, लेकिन वो सर टी के पावर रिस्पेक्ट में तो स्ट्रेट पावर होगा ना। टी के साथ ये स्ट्रेट लाइन होगा। मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तुम लोग पहले निकालो तो पावर क्या होती है। पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, और टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ds अपन dt कर देते u हैं। प्लस ए टी। कांस्टेंट फोर्स है ना, तो u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, f बाई एम इंटू टी, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन एम इंटू टी। तो ये ग्राफ तो ऐसा जाएगा। ये वाला कैसा जाएगा, तो पावर बराबर एफ इंटू वी। सर अंडर रूट एस के प्रोपोर्शनल आएगा। हाँ, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एफ यू तो 0 है, तो अंडर रूट 2 और एफ बाई एम इंटू एस। तो पावर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एस आ रहा है, तो इसका ग्राफ बेटा ऐसे आएगा। ये ग्राफ जानते हो क्या होता है, ये ग्राफ होता है पैराबोला। दिस इज द पैराबोला ग्राफ। पैराबोला मुझसे खींच नहीं रहा, जाड़ा बहुत है, हाथ स्लिप कर जाएगा। ये है, ठीक है, लाइक दिस। अगर y प्रोपोर्शनल, अगर p प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर होता तो ग्राफ ऐसे जाता, p प्रोपोर्शनल टू रूट एस है तो ग्राफ ऐसे जाएगा। चलो अब एनर्जी स्टार्ट करें। इस वाले क्वेश्चन में तो तुम लोग फेल हो गए। चलो एनर्जी, एनर्जी क्या होती है तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। एनर्जी देखो होती है वर्किंग Work done कैपेसिटी। is stored in the form of हाँ, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी। तो एक होती है काइनेटिक एनर्जी, ये कितनी होती है बताओ, हाफ mv²। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, मोमेंटम होता है mv, इनके बीच में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं।
जिसमें से सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि अगर मैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ खींचूं तो कैसा आएगा फॉर अ बॉडी। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का अगर ग्राफ खींचे तो कैसा आएगा। पैराबोला आएगा सर। हाँ पैराबोला पैराबोला ही क्या आएगा। बोला आएगा? पैराबोला ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं ना C square by 2m। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ और m की जगह लिख दिया p बाई v की जगह लिख दिया p बाई m का स्क्वायर इंटू m। Discuss about 2 km। तो k बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m हो गया। तो अब ये पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा? काइनेटिक एनर्जी की तरफ ऐसे खुलेगा, है ना। इसकी पैराबोला की इस 2 से लड़ाई चलती है। तो जिसके पास 2 रहता है ना उससे ये रूठ जाता है, दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी और v के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो k बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है ना, तो पैराबोला ये भी होगा। अब की ये किससे नाराज होगा? v से नाराज होगा। ये ग्राफ ऐसे होगा। और इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर मैं मोमेंटम 10% बढ़ा दूं। बैक कर दीजिए सर। अच्छा लो, अगर मैं मोमेंटम 10% बढ़ा दूं बैक कर दीजिए सर। तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी? अरे अभी तक तुम नोट ही नहीं कर पाए। पीडीएफ तो मैं भेज देता हूँ भाई। सर हो गया। थैंक यू सर। हो गया है। इसको करो, ये करना चाहिए। देखो इसमें एक रिलेशन बता रहे हैं तुम्हें, उसको याद रख लेना। सपोज y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, p का स्क्वायर है। तो अगर y प्रोपोर्शनल टू kx स्क्वायर है और हम x को मान लो कुछ परसेंट बढ़ा देते हैं, a% बढ़ा देते हैं, x इज increased by a%, तो
और y मेरा b% हो जाता है, तो y इज इंक्रीज्ड बाई b%। तो नया रिलेशन क्या होगा, y की जगह होगा by/100, y प्लस by/100 इज इक्वल टू k और x प्लस x इंटू a/100 और इसका स्क्वायर। अब इससे तुम y कॉमन ले लो, 1 प्लस b/100 और ये तो k है, यहां से x कॉमन ले लो तो x स्क्वायर 1 प्लस a/100। और देखो अब मैं क्या करूंगा, ये y और kx स्क्वायर काट दूंगा, क्योंकि y बराबर kx स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस b/100 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, 1 प्लस a स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर और प्लस 2a/100। अब कटेगा क्या, 1 से 1 तो कट जाएगा, तो b बराबर a स्क्वायर बाई 100 और प्लस 2a हो जाएगा। इस छोटे से सूत्र को याद कर लो और बड़े आराम से निकल जाएगा। ये मेरे पास 10% बढ़ा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी, ये बढ़ा है ना, x की जगह पे p है, तो 10 का स्क्वायर 100/100 प्लस 2 इंटू 10, तो ये 21% बढ़ जाएगी। और इससे निकाल लिया करो, एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला हमने इसलिए निकाला है क्योंकि ये चीजें बहुत जगह पे होती हैं, सिर्फ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी नहीं है, जहां कहीं भी ये y बराबर kx स्क्वायर आएगा ये चीज काम करेगी। जैसे अभी आगे वाले चैप्टर में तुम पढ़ोगे u बराबर हाफ CV स्क्वायर, तो हम कहते हैं अगर कैपेसिटर का वोल्टेज 20% बढ़ा दें तो पोटेंशियल एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी। तो फॉर्मूला याद रखो, a स्क्वायर बाई 100, 42%। तो 20 इंटू 44, 20 इंटू 20 बाई 100 प्लस 2 इंटू a, तो 44% बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बड़ी जल्दी आंसर दे देता है। और वैसे एक छोटा सा तरीका ये भी है कि जितने परसेंट मोमेंटम बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज उससे कुछ ज्यादा ही होता है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम वाली चीज हो गई। अब इसमें बाकी आपने कौन सी एनर्जी पढ़ी है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी है ना। और ये पोटेंशियल एनर्जी आप लोग काफी कायदे से समझिए, क्योंकि जब हम 1 डायमेंशनल कंजर्वेटिव फील्ड लेते हैं तो उसमें ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते, और एनसीईआरटी में पूरा पूरा चैप्टर इसको डिवोट किया गया है।
तो पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन क्या है कि द वर्क डन against a conservative force is stored in the form of potential energy. और पोटेंशियल एनर्जी का नाम वही रखा जाता है जो फोर्स होता है। तो हम लोग लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, हम लोग पहला लेते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी हमें मालूम है कि ग्रेविटी या mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जैसे यहाँ पे बॉडी ए पर है हमारी m मास की, और इसको हम किसी रास्ते से यहाँ बी पर ले आए और इन दोनों के बीच में वर्टिकल हाइट h है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा बताइए? mgh। हाँ, गलत जरूर बोलना बच्चे, mgh गलत, minus mgh. माइनस mgh। हाँ, माइनस mgh। और वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी कितना हो जाएगा? Plus mgh. ये प्लस mgh हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U प्लस mgh हो जाएगी। अब इस पर डिपेंड नहीं करता है कि तुम बॉडी को यहाँ किस पाथ से लाई, ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ। आप जानती हो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका वर्डन पाथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं, वर्डन mgh ही रहेगा। तो सीधी सी मतलब है कि अगर आप किसी बॉडी को अपने वर्टिकल लेवल से अगर h ऊपर लाओगे तो u इज इंक्रीज्ड बाय mgh, और अगर नीचे ले जाओगी तो u इज डिक्रीज्ड बाय mgh, तब ये कम हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हम बता दें। कंफ्यूजन ये है कि क्लास 9th में हम लोगों को टीचर पढ़ा देता है, इसको मैं लिख दे रहा हूं 9th क्लास कंफ्यूजन, कि ग्राउंड से अगर आप h हाइट पर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। यही पढ़ा था ना तुम लोगों ने? तो यहाँ पर एक चीज हम क्लियर कर दें, अगर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी mgh है तो मतलब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेगा। तो ये जो जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज आवर चॉइस, दैट इज आवर चॉइस। ये जीरो हम कहीं भी मान सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट इज चेंज, चेंज। अब मान लो यहाँ पे हम 3 लेवल ले लेते हैं, ये ए, ये ग्राउंड है, और ये मान लो मेरे पास स्मॉल h1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी है, यहां से h2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट सी है,
और H3 डिस्टेंस पर एक पॉइंट दिए। ये मेरी मर्जी है कि हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहाँ माने। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को ग्राउंड पर जीरो मानते हैं, यहाँ जीरो मानते हैं, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh1, यहाँ की हो जाएगी mgh1 प्लस h2, और यहाँ की हो जाएगी mgh1 प्लस h2 प्लस h3। ऊपर h जाने पे पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ जाती है। तो यहाँ जीरो थी तो यहाँ mgh1 बढ़ गई। अब h2 और ऊपर गई तो mgh1 प्लस h2 हो गई, mgh2 और बढ़ गई। लेकिन अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो यहाँ पे मान लें, यहाँ पे जीरो मान लें, जीरो कहीं पे भी मान सकते हो, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh2 और यहाँ की हो जाएगी mgh2 प्लस h3, और यहाँ की जानते हो क्या होगी, ये h1 नीचे आ गई है, माइनस mgh1। तो वैल्यू बदल गई लेकिन डिफरेंस नहीं बदलेगा। जैसे अगर इन दोनों का तुम डिफरेंस लोगे तो वो mgh3 यहां से भी आ रहा है, mgh3 यहां से भी आ रहा है। इन दोनों को अगर डिफरेंस लोगे, mgh1 यहां से भी आ रहा है, mgh1 यहां से भी आ रहा है। तो अब इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो, सुविधाजनक रूप में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहीं पे भी मान सकते हैं। तो कई जगहों पे जीरो हमने माना भी है, जैसे जब प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं ऐसे u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, और ये ऐसे जा रहा है, तो नॉर्मली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो यहां मान लेते हैं, ये ug बराबर जीरो मान लेते हैं, है ना। और अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन अभी हमने किया है, तो ये L लंबाई है और ये बॉल है, ग्राउंड तो इसके नीचे रहेगा ना, ये लटका हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ जीरो नहीं मानते, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो यहाँ मानते हैं। बताया भी था, यहाँ मान लो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और ये अगर ऐसे जाएगा थीटा एंगल पे तो ये h है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए बताया था। तो हम यहाँ जीरो मान के यहाँ mgh मानते हैं। अब अगर तुमने कसम खा रखी है कि नहीं जीरो हम यही मानेंगे, तो मान लो ये वाली डिस्टेंस भी कुछ होगी, इसको a मान लो, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mga, तब जीरो नहीं होगी, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mga प्लस h। लेकिन जब तुम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी करोगे तो आंसर वही आएगा, चेंज इस बार भी वही आएगा, mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो हमारे लिए क्वेश्चन करने में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, और उसी से हम काम भी करते हैं। तो इस चीज को ख्याल से रखना चाहिए। आप जीरो कहीं भी मान सकते हो। अभी जब ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम लोग इन्फिनिटी पे जीरो मानते हो ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का जीरो कहीं भी माना जा सकता है। तो ये एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। दूसरी तरह की पोटेंशियल एनर्जी कौन सी हम लोग पढ़ते हैं, बताओ, कोई बताएगा? स्प्रिंग। हाँ, स्प्रिंग की
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो यहां से जैसे ये मेरे पास स्प्रिंग है, फोर्स कांस्टेंट के मान लिया, ये नेचुरल लेंथ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस स्टेट में 0 मानी जाती है। वी एज्यूम potential energy is 0 when spring is in its natural length। मानने को आप कहीं भी मान सकते हो, ऐसी बात नहीं। अब मान लो यहां से तुमने इसको खींच लिया, ये कुछ डिस्टेंस मान लो कितनी खींची है, कितनी मान ले, ए मान ले, ठीक है। तो यहां से यहां तक खींचने में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, जितना हम स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स हमें मालूम ही है कि एक इंटरमीडिएट स्टेज बना लो, अगर इसका एक्सटेंशन x है तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा kx। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx dx। और कहां से कहां तक खींचा, 0 से a तक खींचा, या 0 से x तक खींच लो, एक ही बात है। तो माइनस हाफ kx स्क्वायर आता है। तो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है, और वर्क डन अगेंस्ट W अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, तो वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा +1/2 kx स्क्वायर। तो यानी अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, हाफ kx स्क्वायर। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आती है 1/2 kx स्क्वायर। दैट्स इट। इसका ग्राफ भी ऐसा आ जाता है। और ये सब तुम लोग जानते हो कि चाहे कंप्रेस करो चाहे इलांगेट करो, दोनों में ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ये फॉर्मूला लोगों को बहुत पसंद है और इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इफ वर्क डन टू पुल ए स्प्रिंग बाय L इज W, तो कई तरीके से पूछते हैं। 2L खींचने में कितना वर्क डन होगा, L से 2L खींचने में कितना वर्क डन होगा, और ML से NL खींचने में कितना वर्क डन होगा। तो दैट इज वेरी सिंपल। L खींचने में अगर वर्क डन W है तो इंपॉर्टेंट है W बराबर हाफ K इंटू L स्क्वायर, ये। और बस हम इसी का यूज करेंगे। 2L खींचने में कितना वर्क डन होगा, तो ये वर्क डन हो जाएगा हाफ K इंटू 2L का स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 4KL स्क्वायर। लेकिन हाफ KL स्क्वायर बराबर W है, K की वैल्यू रख दे रहे हैं, तो ये 4W हो जाएगा। अब अगर L से 2L खींचने में कितना वर्क डन होगा, तो अगर कैलकुलस बहुत पसंद है तो ऐसे कर लो, -KX
खींचना है L से 2L तक dx, तो माइनस माइनस क्या प्लस कर दो, अगेंस्ट चल रहा हो तो प्लस पहले ही कर दो, तो k/2 और x स्क्वायर फ्रॉम L से 2L आ जाएगा, तो k/2 तो 2L का स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये आ जाएगा 3/2 KL स्क्वायर, लेकिन 1/2 KL स्क्वायर बराबर W है, तो ये वाला बर्डन 3W हो जाएगा, ये वाला बर्डन 3W हो जाएगा। अब इसको चाहो तो ऐसे कर लो और चाहो तो ऐसे कर लो कि 2L खींचने में 4W, L खींचने में W, तो L से 2L खींचने में 4W माइनस 3W, ये आ गया। अगर तुम्हें ML से NL खींचना है तो तुम जानते ही हो ये इंटीग्रल ML से NL चला जाएगा, तो ये आ जाएगा k/2 और ML का NL का स्क्वायर माइनस ML का स्क्वायर, तो k/2 L स्क्वायर ये W हो जाएगा, तो W M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर माइनस M स्क्वायर, तो ये सब चीजें इसकी हैं। और ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में इतने तरह के क्वेश्चन बचते हैं, ये मोस्टली बर्डन वाले होते हैं, घुमा फिरा के तुम लोगों को आते भी होंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि सपोज ये दो स्प्रिंग है, K1 है और K2 है, और इनको मैंने स्ट्रेच किया, बोथ आर स्ट्रेच्ड सच दैट, अब देखो तीन चीजें होती हैं स्प्रिंग की, एक एलोंगेशन L1 L2, एक फोर्स F1 F2, और फोर्स की वैल्यू याद रखो KL होती है वैल्यू में, और एनर्जी E1 E2 ये होती है हाफ KL स्क्वायर। तो कहते हैं कि इनको खींचा गया है और इस तरीके से खींचा गया है कि इनकी इलास्टिक एनर्जी का रेशियो 3:2 है। तो बताइए इनके फोर्सेस का रेशियो क्या होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, लगा दीजिए, E1 कितनी हो जाएगी, हाफ K1 L1 स्क्वायर और 1/2 K2 L2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, तो K1 अपॉन K2 L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 आ गई। अब यहाँ पे जो मेरे पास ये फोर्सेस का रेशियो है वो K1 L1 अपॉन K2 L2 होगा, ये हमें निकालना, जबकि ये हमें दिया हुआ है। तो अब यहां से इसमें हम क्या करें, कुछ तरीका है? तरीका है, ऐसी बात नहीं है, पेज पलटते हैं। हमें दिया है K1 L1 स्क्वायर अपॉन K2 L2 स्क्वायर बराबर 3/2, तो दूसरी तरफ ले जाओ, K1 अपॉन K2 इक्वल टू 3/2
L2 अपॉन L1 ये स्क्वायर, ये K1 अपॉन K2 आ रहा है, और ये K1 L1 अपॉन K2 L2 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इस केस में हमारे पास K1 अपॉन K2 की वैल्यू रख दीजिए, कितनी रख दीजिए, 3/2 L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर और L1 अपॉन L2 ये। तो ये रेशियो 3/2 अब देखो एक कट जाएगा, L2/L1 के रेशियो के बराबर हो जाएगा। This is the way. तो फोर्सेस का रेशियो ये होगा F1 अपॉन F2। ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटेंशन नहीं होगा। इसका जो सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन ये होता है कि अगर हम कह दें कि इनकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर है तो ठीक है, हाफ K1 L1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ K2 L2 स्क्वायर। तो यहां पर K1 अपॉन K2 बराबर L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर, और मोस्टली वो K1 और K2 की वैल्यू दे देते हैं। तो अगर K1 अपॉन K2 की वैल्यू दी है तो ये आप निकाल सकते हो। तो स्प्रिंग वाले कोर्सेज यही रहते हैं। अब देखो ये तो दो तरह की स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गई, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और यही दो मेन चीजें रहती हैं। और अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो ये कांस्टेंट भी रहता है। तो हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इसमें मेन जो कंसेप्ट रहता है वो पहला तो यूनिवर्स रहता है। आइंस्टीन ने कहा था कि मास प्लस एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन हमें देखना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और यही खास तौर से लगाना है। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ये कब कब कांस्टेंट रहता है? थर्ड पॉइंट पे। ये कांस्टेंट रहने की कंडीशन होती है, इसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये मान लो एक स्मूथ सरफेस है और ये ब्लॉक रखा है मास का, और इधर एक स्प्रिंग लगी है K, और इसको हम V वेलोसिटी से धक्का दे देते हैं V0 से, तो इधर जाएगा, इसको दबाएगा, स्प्रिंग दबती चली जाएगी। तो मुझसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम
कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्या इसको तुम लोग निकाल सकते हो? मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं तुम्हें। सर एम बी नॉट स्क्वायर अपॉन के का अंडर रूट एक्स बराबर वी अंडर रूट एम बाई के। इसलिए मुझे इसमें क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग सकती है? यस सर। लग सकती है क्योंकि ये सर लग सकती है, कोई फ्रिक्शन है नहीं रिएक्शन नहीं है। और नॉर्मल रिएक्शन वर्क करता नहीं है। तो यहाँ पे एनर्जी है हाफ सर हाफ एम बी स्क्वायर इज वी इक्वल नॉट टू स्क्वायर। और स्प्रिंग वाली भी लिखो भैया। यहाँ पर दो हैं? प्लस जीरो होगा ना सर? हाँ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ के और 0 एक और लिखेंगे। ये किसके लिए लिखा है बताओ? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती बेटा। ये मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखी है। हाँ सर। जो 0 है। और जब ये स्प्रिंग दबेगी तो Yes, वेलोसिटी मान लो v हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। और 0 तो 0 ही रहेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ी नहीं। कि बढ़ी? नहीं बढ़ी ना। नहीं सर। अच्छा, अब ये बताओ कि स्प्रिंग जितना दबती जाएगी स्पीड कम होती जाएगी ना। यस सर। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए v बराबर 0। फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन v बराबर 0। तो हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के मैक्सिमम कंप्रेशन को x नॉट स्क्वायर कह दे रहे हैं। x नॉट बराबर v नॉट अंडर रूट m बाई के। ठीक है ना। यस। और ये सबसे ज्यादा पॉपुलरली आज जो क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको कई तरीके से पूछ सकते हैं और वही वैरायटी हम तुम्हें बता रहे हैं जो मैं एफएलटी के पेपर में कर देता हूं। जो तुम लोगों को क्वेश्चन नया लगने लगता है तो मैं वो बताने जा रहा हूं कि कैसे देखा जाए। ये वी नॉट से चल रहा है वही है। और ये स्प्रिंग है कि अब हम कहेंगे वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी बताओ व्हेन x is x naught by 2. Now can you do that? What is x naught? X naught is the maximum compression. ये तो मेरी मर्जी है ना। हम मैक्सिमम ना पूछें, हम ऐसे पूछ दें। इस मास दे दें 2 kg का है, ये 10 दे दें, इसका कुछ के दे दें 100 न्यूटन पर मीटर। कहते हैं कि स्पीड बताओ जब स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर दबी है। कंप्रेशन बताओ जब स्पीड 10 से घट के 8 हो गई है। तो किसी वेलोसिटी के लिए कंप्रेशन पूछा जा सकता है।
तो हम पूछ रहे हैं वेलोसिटी क्या होगी जब कंप्रेशन x0/2 है। हाफ रूट ओवर के x0/m। अरे जल्दी मत करो, आंसर सही देना। सर v बराबर √4m v0 माइनस kx²/4m। हम भी निकालते हैं भाई, हमें आंसर नहीं आ रहा। तो हाफ mv0² इज इक्वल टू हाफ mv², ये तो निकाल लेंगे, प्लस हाफ के x0/2 का स्क्वायर। ये तो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से लिख दिया, और मुझे मालूम है कि हाफ mv0² बराबर होता है 1/2 के x0²। तो आई विल मेक यूज ऑफ दैट, है ना। तो हाफ mv0² इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस 1/4, ये 4 ले लिया, इंटू हाफ के x0², और इस पूरे की जगह ये आ जाएगा। तो हाफ mv0² इक्वल टू हाफ mv² प्लस 1/4 हाफ mv0²। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, और इस पूरे टर्म को उधर ले जाएंगे। तो हाफ mv0² 1 माइनस 1/4 इक्वल टू हाफ mv²। अब आप कैंसिल कर सकते हो, हाफ m कट गया, तो v बराबर v0 √3/4, v0 √3/4, ये आ गया। जिसका जिसका ये आंसर आया है उसका सही है। ठीक है, कितने लोगों का सही आया बताओ चैट करके, या ऐसे ही बताओ। हाँ, कुछ लोगों का सही आया है। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। कैसे? अगर मान लो ये सिचुएशन हम दे दें, ये L है, ये L/2 है। नहीं, ये L/2 क्यों है? L/2 नहीं रखेंगे भाई, L/2 नहीं रखेंगे, L/2 नहीं रखेंगे। ये रखेंगे 3L, और ये रखेंगे 5, ये 5 है। और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दी हमने, L लंबाई की लगा दी, और यहां से एक बॉल छोड़ दी, बस छोड़ दी, यहाँ स्पीड 0 है।
v बराबर 0 है एट दिस इंस्टेंट। तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग फिर बताना, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। सर एक बार स्क्रीन बैक कर दीजिए। हो गया सर। अब हो गया है तो ये तुम ही लोगों को करना है। Sir, if I take sir half mv square plus mgi is equal to half kx square होगा सर? हाँ, इसमें भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो है ही है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो यही है, यहाँ 0 मान लो। तो यहाँ पे क्या क्या होगा देख लो। यहाँ पर होगा mg3l, ये हाइट 3l है ना। Yes sir. काइनेटिक एनर्जी 0 है और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब ये आगे बढ़ती चली गई, मान लो यहां तक दब गई है, तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन कुछ मान लो। क्या मान लो बताओ? x0 मान लें, ठीक है। यस सर। तो ये तो हाफ के x0 हो गया, और काइनेटिक एनर्जी 0 भी हो गई। जब तक स्पीड रहेगी तब तक ये दबेगी, है ना। सर √6m और g/. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या होगी ये भी निकालनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस हाइट। और ये वाली हाइट कैसे निकलेगी? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? टोटल तो L थी, स्प्रिंग x0 दब गई, तो ये वाली लेंथ बनी L माइनस x0। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू ये वाली हाइट h। अब h निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। देखो ये 3l था और ये मेरे पास कितना था, ये 5l था, और ये h है और ये L माइनस x है। एंगल तो सेम ही रहा है, तो 3l अपॉन 5l इज इक्वल टू h अपॉन L माइनस x0। तो L से L तो कट गया, तो h बराबर हो जाएगा 3/5 L माइनस x0। तो mg3l इज इक्वल टू हाफ के x0 स्क्वायर प्लस mg, और h की जगह ये रख दो 3/5 L माइनस x0। तो ये उतना इजी नहीं है ना, ये उतना इजी नहीं है। इसमें क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना। तो ये mg3l है और ये mgl 3/5 है, तो ये mg3l/5 है बराबर हाफ के x0 स्क्वायर है माइनस mg3/5 x0 है। तो यू हैव टू सॉल्व ए quadratic equation here.
इसलिए जब भी ये क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग हमेशा नंबर्स में पूछते हैं। जैसे ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, और ये 1 मीटर है, और साथ में इसका कुछ मास दे दिया 2 kg का, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दे दिया। तो चलो इसको करते हैं। तो मास 2 kg का था, G10 हो गया। और 3L ये लंबाई 3 मीटर थी। 3L की लंबाई 3 मीटर थी। माइनस यही था 2 × G × 3/5 बराबर हाफ के की वैल्यू कुछ मान लो, 100 मान लो न्यूटन पर मीटर। तो 100 x0 स्क्वायर माइनस 3/5 mg, तो 3/5 m × g, और ये x0 था। ये x0 था। तो अभी हिम्मत पड़ जाएगी तुम लोगों की। सर इसको काइनेटिक एनर्जी से नहीं कर सकते थे? ये कितना आएगा? 2 × 10 × 3, 1 - 3/5 यानी 2/5 इक्वल टू 50 x0 स्क्वायर माइनस, अब ये 5 है, 5 दूनी 10, 4 × 12 x0, और ये 5 है, तो ये 5 दूनी 10 हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 24। तो 50 x0 स्क्वायर माइनस 12 x0 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो x0 बराबर कितना आ जाएगा? 12 प्लस माइनस -12 का स्क्वायर 144, और प्लस 4 × 50 × 24 अपॉन 2 × 50, तो ये 100 हो गया। तो 0.12 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये बड़ा लंबा चौड़ा है भाई, तो इसको ले जाओ, चाहो तो अंदर कर लो थोड़ा बहुत, तो कुछ तो कम हो ही जाएगा। फिर भी चलो, 50 चौको 200 होता है, 200 × 24, तो 4800 हो गया। और इसमें 144 और जोड़ दिया, 4 4 9 और 4, तो 4944 अपॉन 70.31 के 3 ऐसे कुछ आ जाएगा। हाँ नहीं, अपॉन ये 100 हाँ, भी है 2 ना, ये अपॉन 100 भी है, तो ये 49.44 है। तो एक काम करते हैं, इसको 4900 मान लेते हैं, है ना, अप्रोक्स 0 आएगा। सर अप्रॉक्स 0.12 प्लस माइनस, तो ये 70 हो जाएगा, 70/100। 0.7 तो 0.12 प्लस माइनस 82 नहीं 0.7 सर 0.7 0.7, तो ये आंसर आ जाएंगे। इसमें छोटा वाला आंसर ले लेना, ठीक है? वहाँ 4/5 कहाँ था? नहीं सही किया है बेटा। सर इसको काइनेटिक एनर्जी से नहीं, नहीं, कैसे काइनेटिक एनर्जी से तुम कैसे करना चाहते हो? जैसे हमें mg sin थीटा एक्सीलरेशन हमें मालूम, वहाँ 0 से छोड़ रहे हैं, तो एक्सीलरेशन लगा का मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकाल ली है। करने को तो तुम कर सकते हो, लेकिन उससे ये और लंबा पड़ेगा। ठीक है सर। आप कर लो, मेथड गलत नहीं है, तुम फोर्स से करना चाहते हो
लेकिन हाँ। उससे ये और लंबा ही पड़ेगा, छोटा नहीं पड़ेगा। ओके सर। सर वहाँ ऊपर जो माइनस किए हैं उसमें 4/5 आना चाहिए ना। कहाँ? तो जैसे 2 इंटू 10 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 3/5, तो अगर उतना कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/5 होगा ना। इस साइड सर, इधर लेफ्ट साइड में। अच्छा, ये इधर लोगे तो ये 1/5 होगा। हाँ, नो 3। सर, वो 4/5 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1/5। हाँ, ये 4/5 हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो कॉमन ले गए हैं। हाँ ठीक है, तो ठीक है, इसको तुम 4/5 ले लो, उसमें क्या। ये 4/5 ले आओ, ये और ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, मतलब डोंट गो ऑन कैलकुलेशन, तुम सही कह रहे हो। अगर ये हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे 1 माइनस 1/5 आएगा, तो ये 4/5 आ जाएगा। तो अगर ये 4/5 आ जाएगा तो ये 2 है, तो 4 16, ये जो 24 था वो 48 हो जाएगा, और क्या, ये 48 हो जाएगा। और ये अगर 48 हो जाएगा तो ये भी 48 हो जाएगा भाई, ये भी 48 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तुम्हारी और ज्यादा हो जाएगी। ये जो 40, ये 24 था, ये 48 था, तो ये जो आया था तुम्हारा, ये आएगा 96, ये जो 4800 था वो 9600 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 144, जोड़ोगे तो 447 9744 आ जाएगा ये। तो ठीक है, ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी, तब तुम्हारी 2 वैल्यू नहीं मिलेंगी, एक ही वैल्यू मिलेगी। तब कौन सी वैल्यू मिलेगी? ये 0.12 प्लस, अब ये 9744 है, तो इसको मैं क्या मानूं? इसको नियरेस्ट मान लो 90, वो हमारा वाला तरीका लगा लो। 9744 है, तो इसके पास का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो तुम, कौन सा होगा। तो इसको एक काम करते हैं, ये 9744 निकालना है, तो हम इसको लिख देते हैं 0.9744 इंटू 100, तो 10 तो बाहर चला गया, तो ये हो जाएगा 97.44। अब इसको मैंने लिख दिया 100 माइनस, और 100 में से 97.44 माइनस किया, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, बस 2 आएगा। 100 माइनस 2.56 की पावर हाफ। अब इसमें से 100 हमने बाहर ले लिया, तो 10 1 माइनस 2.56 अपॉन 100 की पावर हाफ, तो ये हो जाएगा 100 1 माइनस 1/2 2.56 इंटू 100। अब ये 100 को अंदर ले जाओ, तो 100 माइनस, अब ये 100 तो कट जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1.25, और इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा तुम्हारे पास। ये स्क्वायर रूट आ जाएगा 98.75। तो अगर ये 98.75 आ जाएगा अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 0.12 प्लस माइनस 0.98 आ जाएगा। अब यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि स्प्रिंग की लेंथ 1 मीटर थी, तो अगर तुम प्लस साइन लेते हो तो स्प्रिंग कितनी कंप्रेस होगी? 0.98 प्लस 0.12, तो 0.98 प्लस 0.12 अगर करोगे तो 0.98 प्लस 0.12, तो 10 और 9 1 10 11 1.1
तो स्प्रिंग की लंबाई तो भाई 1 मीटर ही थी, ये 1.1 कैसे श्रिंक होगी? तो प्लस वाला साइन ना लेना, माइनस वाला ही ले लेना बस, ठीक है। बहरहाल न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़ो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तुमने ऐसे दे दिया ना तो ये कठिन हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देते हैं, ये एक ऐसे कोई सरफेस रख दी, इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा दी ऐसे के मास की, स्ट्रेट खड़ी हुई है, और एक बॉल को इस पर h हाइट से गिरा दिया ऐसे, तो कहते हैं ये स्प्रिंग कितना दबेगी? तो फिर वही है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मैंने 0 मान ली, तो यहाँ तो सब कुछ 0 था। फिर ये स्प्रिंग नीचे आएगी बॉल, और ये नीचे ये ऐसे दब जाएगी, मान लो ये y दब गई, तो यहाँ की एनर्जी हो जाएगी हाफ KY² और प्लस mg, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, नीचे आने पे माइनस हो जाएगी, माइनस mgh+y। तो फिर वही आ गया तुम्हारे पास KY² माइनस 2mgy माइनस 2mgh बराबर 0। तो y की वैल्यू के लिए फिर वही हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चाहिए। तो ये सब एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चंस हैं और इसको आप लोग इजीली कर सकते हैं। जब भी एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ तो एक बात का ध्यान रखना कि कहीं फ्रिक्शन वगैरह इन्वॉल्व ना हो। अगर फ्रिक्शन आ गया तो आप नहीं लगा सकते। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक बॉल को यहां मैंने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका, ये मैक्सिमम हाइट तक गई और फिर आते समय इसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड हुई और एक कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है। तो मुझे पता करना है कि बॉल कितनी हाइट तक गई और एयर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वर्क डन हुआ। तो मैंने मान लिया एयर रेजिस्टेंस फोर्स F है और बॉल h हाइट तक गई। तो जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो यहाँ स्पीड 10 थी, यहाँ 0 थी। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगा दो, 0 माइनस हाफ m इंटू 10²। m की वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो 2 kg ले लेंगे, इक्वल टू यहाँ पे mgh, h मुझे मालूम नहीं है, और प्लस वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस, वो F इंटू h हो जाएगा। और जब नीचे से ऊपर आएगी तो हाफ m इंटू 9² माइनस 0 बराबर और वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये भी माइनस और ये भी, हाँ तो ये mgh और ये माइनस FH ही रहेगा। तो इसको आप क्या करो, जोड़ डालो, तो जोड़ोगे तो माइनस 2FH इज इक्वल टू हाफ m 9² माइनस 10²। तो ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन टोटल हुआ है, FH जाते समय FH आते समय। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ
m की जगह 2 और ये 100 माइनस इधर ले आए 81, तो दैट इज इक्वल टू 19 जूल का वर्क फ्रिक्शन के अगेंस्ट हुआ है। अब अगर ये पता करना है बॉल कितनी हाइट तक गई, तो कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लो, बस ये कर लो, यही कर लो, -12 2 इंटू 10 स्क्वायर -2 इंटू 10 इंटू एच माइनस, और एफ एच की वैल्यू 19/2। इससे तुम्हारी एच की वैल्यू भी निकल आएगी। तो अगर कोई फ्रिक्शन लग जाए, एयर रेजिस्टेंस लग जाए, तो फिर उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते। बाकी अगर कोई डाउट हो कभी, तो मैंने बताया है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का राग छोड़ दो, सीधे सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, वो हमेशा लगती है, उसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती है। समझ में आए? तो ये मेरे पास करना था। अब तुम लोगों से एक खास चीज करनी है, जो शायद अब कल हो पाएगी, आज तो 3:30 बजने वाला है। अगर मान लीजिए ये पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, सपोज U0 e की पावर -λx, तो ये कैलकुलेट, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, -du/dx हो जाएगा। -du/dx, -du/dx, तो कितना हो जाएगा, -u0 -λ e की पावर -λx, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस u0 लैम्डा e की पावर -λx। तो यानी ये तुम लोगों को मालूम है। तो कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जैसे ये अगर हेलो, हाँ ज्ञानी सर बताइए सर। हाँ फाइनल करा आए थे आज, करा आए थे सर। तो अगर ये कोई अगर ये कोई 1 डायमेंशनल कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब होता है पार्टिकल उस रीजन में चल रहा है और कोई कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब होता है खेत, और खेत में क्या उगता है? गन्ने का खेत है तो जगह जगह पर गन्ना उगता है, गेहूं का खेत है तो जगह जगह क्या उगता है? अरे सब भाग गए का? गेहूं उगता है सर, गेहूं। गेहूं का खेत है, अच्छा अच्छा। मान लो चावल का खेत है तो जगह जगह क्या उगता है? चावल? नो सर। चावल तो नहीं उगता। बॉटनी वाले हो, सोच समझ के जवाब देना। तो सब पानी में धान। होता है तो। धान उगता है, पानी में धान, सर। धान उगता है। तो ये फोर्स फील्ड है, तो यहाँ क्या उगेगा? फोर्स यहाँ फोर्स फोर्स उगेगा, यहाँ फोर्स उगेगा। और चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कंजर्वेटिव है। वो फोर्स कंजर्वेटिव है। तो मान लो जैसे कोई ये XY रीजन है, तो यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है -XI + YJ, ठीक है ना?
दे दी, एक्स वाई प्लेन है, 0 0 पे आपको फोर्स 0 मिलेगा, सब जगह मिलेगा फोर्स आपको। तो सपोज कर लो कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले गए, तो क्या होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा? 0 F dot dr from A to B, that is equal to minus times change in potential energy. Minus times change in potential energy. तो इसको लिख देंगे UB माइनस UA, ठीक है ना? ये हमारा बेसिक रिजल्ट है कि वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर यहाँ पे इसको हम लिख दें F, अगर ये 1 डायमेंशनल है तो थोड़ी सी डिस्टेंस पर गए तो वर्क डन बराबर हो जाएगा F dx और इसका माइनस हो जाएगा du। तो du बाई dx माइनस टाइम्स बराबर F, और यही 1 डायमेंशनल केस हमसे पूछा जाता है। यही 1 डायमेंशनल केस हमसे पूछा जाता है। तो F बराबर माइनस du बाई dx। अब इसमें तरह तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लो u बराबर दे दिया गया, जो सबसे फेमस क्वेश्चन है, a अपॉन x की पावर 3 माइनस b अपॉन x की पावर 4, और कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो जाहिर है F बराबर 0 यानी माइनस du बाई dx बराबर 0, इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देते हैं। ओके, तो बेटा इसी के साथ हम क्लास फिनिश करते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.